नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका की मुश्किलें और बढ़ती दिख रही हैं। अब हरियाणा सरकार ने उन पर ठेका मामले में हेरफेर करने का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की है। अशोक खेमका पर ठेके के आवंटन में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया है। उधर विपक्ष सरकार पर ही पलटवार कर रहा है। हरियाणा सरकार ने गुजरात की एक फर्म को ठेका देने के मामले में चर्चित आईएएस अधिकारी अशोक खेमका के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक आरटीआई कार्यकर्ता की शिकायत के बाद खेमका के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। आरटीआई कार्यकर्ता ने खेमका पर गोदामों के लिए गैल वॉल्यूम शीट खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर रहते हुए अशोक खेमका ने साल 2009 में अहमदाबाद की प्रोफ्लेक्स सिस्टम को गोदामों पर गेल वॉल्यूम शीट लगवाने के लिए ठेका दिया था। आरोप है कि ठेका देने के लिए ऐसी भी कंपनियों को टेंडर प्रक्रिया में शामिल किया गया जो इसके लिए पात्रता ही नहीं रखते थे। इसके अलावा ये भी आरोप लगा था कि ठेका देने से पहले सरकार की इजाजत के बिना खेमका ने नियमों को बदल दिया था। हरियाणा सरकार ने इन आरोपों की जाँच पिछले साल ही शुरू कर दी थी। इधर अशोक खेमका के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश हुई। उधर विपक्षी दलों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक और लोकपाल की बात करते हैं और दूसरी ओर उसका ही मजाक ऐसे उड़ाते हैं। क्या अब ये राहुल गांधी को कहना पड़ेगा कि लोकपाल को भी फाड़कर डस्टबिन में फेंक दीजिए, जब वो खुद भ्रष्ट मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी को बचाने के लिए आगे आते हैं। अशोक चौहान जैसे पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप से बचाने के लिए आते हैं और खेमका जैसे ईमानदार अफसर को सीबीआई जांच में फंसाने का प्रयास किया जाता है। ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ही कर सकती हैं और इससे कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा नजर आता है कि ये भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर नहीं, केवल 9 पॉइंट्स की बात करते हैं कि हम देश में भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। भ्रष्टाचार समाप्त होगा अगर कांग्रेस अपने भ्रष्ट नेताओं से मुक्ति पाएगी। एक चीज और भी एविडेंट रही है तरह तरह के इंसिडेंट्स के बाद कि सीबीआई एक ऐसी मशीनरी बन गई है जिसको पॉलिटिकल मास्टर्स जो है अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं इस टूल का। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस ईमानदारी से अशोक खेमका इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं, जहां एक ईमानदार राजनीतिक व्यवस्था को उनका साथ देना चाहिए, वो उनके अगेंस्ट हर्डल खड़ी कर रही है। नैतिक रूप से आम आदमी पार्टी उनके साथ है। हरियाणा की भ्रष्ट सरकार आज ईमानदारी पर चलने वाले अधिकारियों की प्रताड़ना करने में लगी है। बड़े दुख की बात है कि लगातार श्री अशोक खेमका जी आईएएस, उनके खिलाफ ये सरकार दुर्भावना से कार्रवाई करती आई है, केवल एक कारण से कि उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व से जुड़े हुए परिवार के जमीन के सौदों को निरस्त करने की हिम्मत दिखाई थी। हरियाणा की सरकार को होने वाले खजाने को भारी नुकसान को बचाने का काम किया था और जो तमाम विषय और मुद्दे उन्होंने आज तक उठाए हैं, सरकार ने उन पर जांच करने के बजाय उस ईमानदार अधिकारी पर ही जांच बैठाई है। इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस के कथनी और करनी में कितना अंतर है। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में अशोक खेमका उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच जमीन सौदे के इंतकाल को खारिज कर दिया था। इस मामले पर खूब शोर मचा था और सरकार ने जहां मामले की जांच करवाई थी, वहीं खेमका को लैंड कंसोलिडेशन डिपार्टमेंट से चलता कर दिया था। इसके बाद से ही अशोक खेमका और सरकार के बीच टकराव काफी तीखा हो गया। खेमका इस वक्त 2 मामलों में चार्जशीट का सामना कर रहे हैं। 22 साल के करियर में करीब 40 बार से भी ज्यादा उनका तबादला हो चुका है। खेमका आरोप लगाते रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा की जमीन डील की अनियमितता के बारे में मुंह खोलने की वजह से प्रदेश सरकार उन्हें तंग कर रही है। हालांकि हुड्डा सरकार इस आरोप को कई मौकों पर खारिज कर चुकी है। ताजा मामले से प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्म हो चुकी है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रण सिंह मान स्टूडियो में मौजूद हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता हैं, और साथ ही इनेलो प्रवक्ता और महासचिव अशोक शेरवाल जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रण सिंह मान जी, क्या वाकई खेमका को तंग किया जा रहा है, जैसा बीजेपी भी कह रही है कि सीबीआई जांच में फंसाने की कोशिश की जा रही है? जो लोग लंबे समय से अशोक खेमका की पैरवी कर रहे थे, हमको ये कहीं नहीं लगता था कि वो यू टर्न लेंगे। उनसे यही अंदाज़ा था
कि वो अभी यू टर्न नहीं लेंगे और उनकी पैरवी करते रहेंगे, क्योंकि वो खुद उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है यदि वो यू टर्न लेते हैं। तो एक सच्चाई आपके श्रोताओं तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। सच्चाई ये है कि आज जिस बात को लेकर के चर्चा है, बहस है, ये रविंद्र नाम का एक नौजवान आरटीआई कार्यकर्ता है। वो न तो उसका कांग्रेस से किसी तरह का कोई ताल्लुक है, ठीक, और न ही ये शिकायत किसी स्तर पे कांग्रेस पार्टी के या सरकार के द्वारा इनिशिएट नहीं ली गई। उसने एक शिकायत मुख्यमंत्री जी को भेजी और वो ये सूचनाएं ले रहा था आरटीआई के ज़रिए, और वो कई बार शिकायत कर चुका था, लेकिन उसकी छानबीन पूरी नहीं हो पाई थी। इस बीच उसने अपनी अंतिम जब एक 6 पेज का कुछ और दस्तावेज के साथ उसने शिकायत डाली, तो एक जांच समिति, प्रारंभिक जांच समिति है, उसको ये सौंप दी कि इसमें से देखा जाए। उन्होंने जो उसको खंगोला, तो वेयर हाउस कॉरपोरेशन जिसके ये एमडी रहे थे और जहाँ का मामला है, उनसे सूचनाएं मांगी। सारी जब तथ्य इकट्ठे हो गए तो उनको अनियमितता नज़र आई, तो ये रेकमेंड किया गया कि स्टेट विजिलेंस इसकी जांच करे। मामला में कुछ गड़बड़ झाला दिखता है। मामला ये था कि एक जब वो एमडी थे वहाँ पे वेयर हाउस में, तो एक कोरियाई कंपनी को फेवर करने के लिए जो दिखता है, जो जिस तरह की शिकायत में उसमें आई, जो प्रारंभिक जांच की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी उसमें आप ये कह रहे हैं कि आरटीआई कार्यकर्ता की शिकायत पर ये सारी जांच हुई, जांच के बाद? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ क्यों सीबीआई की जांच सरकार ने रिकमेंड की, तो उसकी डिटेल सब मालूम है, सब आजकल मीडिया में आ भी गई है। इसलिए की गई क्योंकि संजीव कुमार के मामले में जब इनेलो भाजपा का शासन था प्रदेश में, तो संजीव कुमार के खिलाफ 5 शिकायतें दर्ज हुई और वो स्टेट विजिलेंस उसको कर रहा था। तो उसने ये सुप्रीम कोर्ट में गए संजीव कुमार, और उन्होंने ये कहा कि ये आरोप मेरे पर इसलिए है कि मैंने उनके बहुत सारे आदेशों को पालना नहीं की, मैंने उनके कहने से वो काम नहीं किए गलत जो वो करवाना चाहते थे। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो सरकार मेरे खिलाफ है वही जांच बैठाएगी तो मेरे को न्याय मिलेगा। तो चूंकि रॉबर्ट वाड्रा के मामले में सुर्खियों में इतना आ गए और बहुत से लोग इसलिए इसको हाई प्रोफाइल केस बना दिया, क्योंकि ये यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के दामाद से जुड़ा हुआ मामला था। तो इनका नाम इतना आने से कि सरकार सारी बात सोच, कोई भी जिम्मेवार सरकार सारे तथ्यों को ध्यान में रखती। नहीं, मैं बस मैं 1 मिनट में फिनिश करता हूँ। तो सरकार ने कोई और मंशा से, किसी और भावना से नहीं, बल्कि ये सोच करके कि कोई ये ना कहे कि स्टेट विजिलेंस को इंक्वायरी सौंप दी और वो सरकार के प्रभाव से मुक्त होकर काम नहीं कर पाएगी। सरकार ने रिकमेंड कर दिया ताकि एक निष्पक्ष जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी। आपने सिफारिश की है। हालांकि आपकी सीबीआई जांच पर भी सवाल उठाते रहते हैं विपक्ष। बीजेपी को क्यों लग रहा है कि फंसाने की कोशिश की जा रही है, जब रणसिंह सिंह मानिए कह रहे हैं कि आरटीआई कार्यकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई हुई है? देखिए, मैं समझता हूँ कि 2009 के अंदर अशोक खेमका जी एमडी थे, और 2009 से लेकर के 2014 तक क्या सरकार को कोई खबर नहीं आई, क्या कोई किसी प्रकार से अंदेशा नहीं हुआ? केवल अब जब अशोक खेमका ने वाड्रा जी के केस के अंदर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ उसको नंगा किया, मैं समझता हूँ कि ये केस एक यूनिक केस है कि एक ज़मीन जो डीएलएफ बेचती है 5 करोड़ या 7 करोड़ के अंदर, और वो उसकी पेमेंट हुई नहीं, चेक के जरिए पेमेंट की गई और वो चेक भी नहीं लगा, और वो उसका सीएलयू भी हो गया, और वही सीएलयू 1 महीने होने के पश्चात 70 करोड़ या 75 करोड़ के अंदर कंपनी दूसरी कंपनी को बेच दी। इस मामले का क्या करेंगे जहां उन पर ठेके के आवंटन में अनियमितताओं के आरोप लगा रहे हैं? ये तो सिर्फ केवल उनको बदनाम करने की एक साजिश है, और सरकार उनसे बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। 44 बार खेमका जी को ट्रांसफर किया गया। वो एक सरकार के कार्यकाल में तो हुआ नहीं समझे नहीं बात को। अब इसी सरकार के कार्यकाल में खेमका जी को वहां से क्यों बदला गया? क्योंकि खेमका जी ने एक बहुत बड़े रैकेट का, बहुत बड़े भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ किया। ये यहाँ केवल गुड़गांव की एक जमीन का मामला नहीं है, एक विलेज कॉमन लैंड जो वाड्रा जी के नाम हुई और जिसके ऊपर राजीव गांधी इंस्टीट्यूट बना, वो एक कॉमन लैंड थी, विलेज कॉमन लैंड थी, और उसको भी
वो राजीव गांधी इंस्टीट्यूट के नाम कर दिया गया, वो भी उन्होंने एक पर्दाफाश किया। और उसके कारण मैं समझता हूं कि आज जो अशोक खेमका जी हैं वो आज मुसीबत के अंदर हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये सरकार आज अशोक खेमका जी के खिलाफ तो सीबीआई की जांच कर रही है, लेकिन उस डील के अंदर, उस जो मसले के अंदर, उसके अंदर तमाम अनियमितताओं के आरोप लगे, उनकी जांच क्यों नहीं, ये भी सवाल उठ रहा है। उसकी जांच क्यों नहीं है? आज सीबीआई की जांच उसके लिए तो रिकमेंड कर रहे हैं, खुशी होती है। और भी बहुत सारे मामले में उसके बाद आ रही हूँ जी। देखिए, जहाँ तक इस पूरे मामले का सवाल है, सबसे पहले तो मेरा मानना है कि आज कांग्रेस की मानसिकता आज संदेह के दायरे में है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण कि आज ये कोई वेयर हाउसिंग का केस नहीं है, बल्कि यदि इसके अतीत में जाएं, जो इसकी जहाँ तक जो जड़ें जारी हैं वो कहीं ना कहीं वाड्रा प्रकरण को ये जड़ें छूती हैं। क्योंकि जिस प्रकार से एक ऑफिसर ने, अशोक खेमका जी ने, जो गुड़गावा के अंदर जो डील 3.5 एकड़ की डील हुई थी और 7.5 करोड़ का जो जिसका एक यानी कि एग्रीमेंट हुआ था, जिसकी डील हुई थी, कंपनी के पास, हॉस्पिटैलिटी जो कंपनी है उसके पास यानी कि कोई पैसा नहीं था। 7 करोड़ 90 लाख का ओवरड्राफ्ट दिखा करके और 7.5 करोड़ का चेक, फर्जी चेक काट करके, हालांकि इस बैंक पर कांग्रेस सरकार जांच करा चुकी है। प्लीज मेरी बात पूरी, मेरी बात पूरी होने दीजिए प्लीज। मैं बोला नहीं बिल्कुल आपकी बात में। हाँ, तो कौन बोल रहा है? 7.5 करोड़ रुपए का चेक फर्जी बनाया गया और कॉर्पोरेट बैंक जो दिल्ली के अंदर है वो रजिस्ट्री के अंदर डील का यानी कि रजिस्ट्री के अंदर उसका मेंशन किया गया। वो चेक आज तक बैंक के अंदर सबमिट नहीं किया गया। बैंक उसको एग्री कर चुका है। बैलेंस शीट फेक पाई गई है। तो सबसे पहले तो बैंक का केस बनता है, दूसरा ईडी का केस बनता है, तीसरा सीएलयू का केस बनता है, फ्रॉड का केस बनता है। फिर यदि मैं आज इनकम टैक्स रिटर्न भरता हूं 1 लाख 2 लाख यदि एक्स्ट्रा यदि मैं अपने खाते से यदि मैं दिखाऊं तो मुझे जवाब देना पड़ेगा ये 2 लाख कहां से आया। आज ये 7.5 करोड़ से लेकर के 58 करोड़ की वो डील बेची गई महज 2 महीनों के अंदर, वो उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं है? वो 58 करोड़ रुपया कैसे बने? तो मेन जो म्यूटेशन क्यों रद्द की गई है कि पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, कहीं पर पैसे की ये नहीं है। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। और इस चीज को लेकर के 21,000 एकड़ जमीन का जो सीएलयू हरियाणा प्रदेश के अंदर हुआ है, सीएजी उसको इंक्वायरी कर रही थी, उस सीएजी रिपोर्ट को, सीएजी ऑडिट को भी बंद किया गया जून माह के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है कि कहीं पर्दा ना उठ जाए, बहुत बड़े लोग नंगे होंगे इसमें। आपको लग रहा है इसीलिए उन्हें बिल्कुल 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 उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये मामला सामने ये प्रताड़ित किया जा रहा है केवल और केवल ये एक वेयर हाउसिंग का केस नहीं है ये, और इसका केवल सीधा लिंक सीएलयू से, वाड्रा प्रकरण से लिंक है। केवल प्रताड़ित किया जा रहा है कि ईमानदार ऑफिसर। तमाम सवाल उठ रहे हैं रण सिंह मान जी, जिनका आपको जवाब देना है। सवाल बहुत सारे उठा रहे थे अशोक शेरवाल जी भी, ज्ञानचंद गुप्ता जी भी। ये भी सवाल है कि जब आपके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो उनके मामलों की जांच सीबीआई से आप कराने की सिफारिश नहीं करते। ओपी जैन, जिलेराम शर्मा पर आरोप लगे तो हाईकोर्ट को उसमें इंटरवीन करना पड़ा, उनकी सिफारिश से सीबीआई को जांच सौंपी गई। 2 बुनियादी बातें। नंबर 1, अशोक खेमका जी के मामले में ये नहीं कि उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा का मामला उठा दिया तो इसलिए उनको लाइसेंस मिल गया कि वो यदि कोई अनियमितता करें या की और उसकी शिकायत आए तो उसके ऊपर सरकार को आंख बंद कर लेनी चाहिए। ऐसा कोई सरकार नहीं करेगी। नंबर 2, अब रही बात, सीबीआई को 2 तरीके से केस जाते हैं। या तो स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करे, होम मिनिस्ट्री स्टेट की, कि ये फला मामला है, इसमें ये अनियमितताएँ हम जो प्राइम फेसिया देख रहे हैं इसमें, तो इसमें सीबीआई की जांच की ज़रूरत है। दूसरा तरीका ये है, और कोई पक्ष संतुष्ट नहीं हो तो फिर वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है। ये 2 तरीके। ठीक, नहीं तमाम मामले, मैं उसी बात पा रहा हूँ ना, मैं क्लियर कर दूँ ना सारी बात। अभी जो सीडी कांड का मामला इनेलो ने उठाया, उन्होंने कहा हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाई जाए, आपने लोकायुक्त को सौंप दी। वो एक अलग विषय है, मैं उसका जवाब दूंगा। नहीं, मैं इसका जवाब दे दूँ ना पहले, ये अलग विषय है, मैं इसका जवाब दूंगा। बाकि मामलों की भी हम बात नहीं, हाँ सारी सबका जवाब नहीं, आप सुनोगे नहीं तो कैसे जवाब जाएगा? यदि सुनोगे नहीं तो जवाब कौन देगा, कैसे देगा?
नंबर 2 बात कि इस मामले में सीबीआई की जांच मैंने क्यों सरकार ने करवाई, मैंने बता दिया आपको। ये दोनों पार्टियां यूं कह रही थी जब ये शुरू में मामला आया कि हम कोर्ट में जाएंगे, इसमें बड़ी भारी गड़बड़ घोटाला हुआ, किसने रोका, ये क्यों नहीं गए अब तक? शेरवाल नंबर 3 अच्छा, वो अपनी बात खत्म कर ली। पूरी करने दो ना। नंबर 3, एक प्राइवेट बिजनेसमैन कोई डील करता है, उसको इसलिए इम्पोर्टेंस मिल गई क्योंकि उसका संबंध यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी से था, इसलिए आप बचाव में ना ना ना, कतई नहीं, कतई तौर पर नहीं। उस हम तो उससे रिलेटेड मानते ही नहीं है। आप इंक्वायरी वाड्रा जी की, हाँ तो आप जाओ ना कोर्ट में, आप कर रहे थे, आप दोनों पार्टियां कर रही थी। हमने डिमांड, हमें कह रहे हैं कि कोर्ट हमें उस पर नहीं मिली, हमें प्राइम फेशिया मिल गई तो रेकमेंड कर दिया। नहीं आप इसको सेटिस्फाई नहीं। अब रही सीटिंग जज की बात, विभाग इन लोगों का, अब मैं सीधी की बात करता हूं। सरकार उनकी है, आप बोलिए ना जब आपका बारी आए। अब रही बात जो अभय चौटाला जी ने बोली और वो सीडी मामले में बोली, तो और लोकायुक्त में कहते हैं ये कि नहीं, ये सीटिंग जज से करवा लो। जो पार्टी बाकायदा कोर्ट द्वारा आरोप लगने के बाद कोर्ट में जेरे हुई, बचाव पक्ष को पूरी अपनी बात रखने का मौका मिला और उसके बाद सज़ा खा गई हो उसकी लीडरशिप, वो न तो जब नहीं वो सीटिंग जज ने की, नहीं जहां आरटीआई कार्यकर्ताओं ने शिकायत की है, गुड़गांव में फर्जी वोटर मामला था, वो क्यों नहीं तो हो तो गया दर्ज, वो कोर्ट की दखल से हो गया उसमें सरकार का रोल क्या रहा है? सरकार के पास आया ही नहीं, गुड़गांव के मामले में सरकार के पास कोई आया नहीं। यहाँ विभाग ने जांच की। अशोक शेरवाल देखिए मेरी बात, आप कोर्ट में क्यों नहीं चले जाते, आप आरोप लगाते हैं। नहीं, गुड़गांव के मामले में सरकार के पास कौन आया? मैं चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, गुड़गांव के मामले में सरकार के पास कौन आया? मेरी बात सुनिए, देखिए जब कोई चोरी करता है तो जब पता है तो चोरी करने दी जाती है, पता है वो चोरी कर रहा है तो उसके ऊपर केस यही सवाल है कि कोई भी आपको लाइसेंस नहीं मिल जाता कि आप अनियमितताएं करें। तो अगर शिकायत मिल रही है तो आप खुद आगे कदम बढ़ाकर क्यों नहीं उनकी जांच कराते? नहीं, प्राइवेट बिजनेस यदि आप इस तरह से करोगे तो कोई जो ये मामला हुआ, इस तरह की खरीद फरोख्त हुई जमीनों की, वो ये आम तौर पे एनसीआर क्षेत्र में एक बहुत कॉमन सी बात है। यदि किसी को उससे कोई शिकायत है, राजस्व को नुकसान हुआ, तो ये कोर्ट में जाते क्यों नहीं है? जो सौदे हुए हैं जमीन के, उनकी भी जांच कराई जाए, वो क्यों नहीं कराई गई? कौन सा? तो ना ये यदि सरकार ने जांच करा ली, प्राइम फेशिया सरकार ने करा ली, कांग्रेस सांसद सीनियर आईएएस अफसर ने, राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि जो जितने जमीन सौदे हुए उनकी जांच कराई, क्यों नहीं कराई गई? वो इसलिए राव इंद्रजीत इसलिए बोल रहे हैं कि उन्होंने अपना दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया। सीएजी की जांच को बंद करा दिया गया है, सीएजी की जांच को बंद करा दिया गया है, जितनी भी सीएलयू की इंक्वायरी चल रही थी उसको बंद करा दिया गया जून माह के अंदर। तो मेरा मानना है कि दूसरी बात, तीसरी बात मैं पूरी कर लूं, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लूं अब। नहीं, ये तो बीच में बोल रहे हैं ना, पूरी न करने देते न करते हैं। आपकी बात पर इनकी प्रतिक्रिया ले लूं फिर? हाँ ले लो। देखिए मैं हम नहीं आज मैं ये मानना चाहूँगा कि आज ये सीबीआई को केस इन्होंने रेफर किया है सरकार ने, लेकिन आज कांग्रेस के जो सर्वोसर्वी हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने कहा हमने सशक्त लोकपाल बिल बनाया है। तो सबसे पहले सीबीआई से पहले तो ये लोकपाल बिल लोकपाल के पास जाना चाहिए था। जो लोकपाल के दायरे से यदि बाहर जाता है तो सीबीआई को रिकमेंड करते, सरकार नहीं रिकमेंड करती। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं मान साहब से कि सुप्रीम कोर्ट ये मान चुकी है कि सीबीआई पिंजरे का तोता है और वो उसकी गुलाम है। मैं पहले तो ये पूछना चाहता हूं मान साहब से, क्या कांग्रेस ने सीबीआई को पिंजरे से आजाद कर दिया है, उसको आजाद कर दिया है या नहीं कर दिया? यदि आजाद कर दिया है उसके बाद की प्रक्रिया तो अभी चल ही रही है ना। ऐसे है, सीबीआई के ऊपर भरोसा नहीं है, सीबीआई तो उनकी कठपुतली है, ये मान चुकी है, सुप्रीम कोर्ट मान चुकी है। सुप्रीम कोर्ट तो जिसको भी प्रताड़ित किया जाए वो करना चाहते हैं, जिसको हरास करना चाहते हैं, सीबीआई का खौफ दिखा देते हैं। वहां भी आप पर आरोप लग रहे हैं। देखिए मैं समझता हूं इसका भी दूंगा, ऐसी बात कि सब बातों का जवाब है। वाड्रा जी के मामले में जिस प्रकार से पूरी कांग्रेस पार्टी बेनकाब हुई है, जिस प्रकार से इतना बड़ा भ्रष्टाचार और एक इतने बड़े परिवार के ऊपर भ्रष्ट होने का आरोप लगा है, इनको खुद चाहिए ताकि हम इसकी इंक्वायरी करा करके दूध का दूध पानी का पानी करते हैं।
लेकिन आज ये कह रहे हैं कि हमने एक समिति बनाई थी, उसने उनको क्लियर चिट दे दी, क्लीन चिट दे दी। मैं कहता हूं कि जो चोर है वही समिति अपॉइंट करता है, जो अपनी उसको जज को अपॉइंट करता है। नहीं, आप उसके मामले में क्यों सीबीआई को नहीं भेजा? उनके मामले तो ये कहते हैं उन्होंने तो अपनी ही एक कमेटी बनाई और उसके अपने आप क्लीन चिट ले ली। जो चोर है वही कमेटी अपॉइंट करता है और वही क्लीन चिट ले लेता है। जूनियर अफसरों को इंक्वायरी ऑफिसर बना दिया। हाँ, कौन उनकी इंक्वायरी करेगा? जांच हुई थी उस वक्त भी उठे थे रण सिंह मान जी। वक्त क्योंकि खत्म सीनियर हो गया है। ऑफिसर कैसे इंक्वायरी कर सकते हैं एक जूनियर ऑफिसर? इतने बड़े एक परिवार के खिलाफ जो देश की राजनीति कर रहा है, देश को चला रहा है, उसके खिलाफ एक HCS IAS ऑफिसर दूसरी बात मैं कहता हूँ 8 सीडी हमने इनेलो ने 8 सीडी इनको दी, जो भी है, जो टेलीविजनों के माध्यम से गई है। इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं मंत्रियों के ऊपर, MLA के ऊपर, उनकी सीबीआई इंक्वायरी के लिए इन्होंने नहीं रिकमेंड किया। इनेलो नेताओं जो सजा खाई वो सीटिंग जज है, कोई और जज है, खड़ा जज है वो कोई। सीबीआई की इंक्वायरी किसके द्वारा? सीबीआई के द्वारा है, सीबीआई के द्वारा है। हमें आज हम हाई कोर्ट में हैं, हमने सुन लिया, अब सुन ले तो औरों की भी सुना करो। मैं ये कह रहा हूँ हो गया, ऐसे सीबीआई हो गया। हमें विश्वास मैं ये कह रहा हूँ कि ये खाना पूर्ति कर रहे हैं भ्रष्टाचार के नाम से। इनमें से कोई सा भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है। एक पार्टी इनेलो के उसके अंदर शामिल है। येदुरप्पा को वापस ले रहे हैं, जयललिता की सपोर्ट ले रहे हैं, जगन रेड्डी के ले रहे हैं। वो कहाँ के ईमानदार आ गए? कहाँ के ईमानदार हैं? कांग्रेस के कोई ईमानदार है ही नहीं। खत्म हो गया। शुक्रिया। अशोक खेमका के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद अब ये मुद्दा फिर से गर्मा गया है। विपक्ष सरकार को निशाने पर ले रहा है। अब जांच के बाद ही मामले का सच सामने आ पाएगा। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।